हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। पादप आकारिकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे में 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ में आपके सामने करवा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेता हूं। चैप्टर का नाम है मेरे भाई प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि पादप आकारिकी होता क्या है। एक्चुअली में प्लांट मॉर्फोलॉजी होता क्या है? पादप के बाहरी भागों के बारे में आप अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हो उस शाखा को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, पादप आकारिकी कहा जाता है। प्लांट के बाहरी भाग कौन कौन से हैं? तो प्लांट के बाहरी भाग है भैया, जैसे कि जड़ अर्थात रूट, तना यानी कि स्टेम, पत्ती, लीफ, फल, फ्रूट्स और पुष्प यानी कि फ्लावर। तो ये प्लांट के बाहरी भाग है। इन सभी के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। पादप की बाहरी संरचना के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको पढ़नी पड़ेगी भैया प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। तो ये प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्तियों के बारे में, फल के बारे में और पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ से रेलवे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पढ़कर नहीं जाता है वो कंफ्यूज होता है और उस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आता है, ये बात पक्की है। पुष्प के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में प्रत्येक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है और प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सिखाया है। ये 6ठी नंबर की क्लास है, ये लेक्चर नंबर 6 है। मैं आगे लिख देता हूं। इससे पहले कि अगर आपने 5 लेक्चर नहीं लिए हैं तो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। तो पुष्प के बारे में हम पढ़ चुके, इसके अलावा जड़ के बारे में हम पढ़ चुके। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टेम के बारे में यानी कि तना के बारे में। तो तना से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन भैया मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। रेलवे लायक सभी क्वेश्चन होंगे भैया, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। बस आपको ध्यान से समझना है सारी बातों को। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इन्हें मैं मिटा देता हूं। अब देखिए भैया, एक मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये रहा भैया आपका डायग्राम। ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना ये क्या है? ये है भैया आपकी पत्तियां। ठीक है, और ये क्या बना दिया मैंने? ये है भैया फूल, ये है आपकी पत्तियां। ठीक है, यहां पर फल बना देता हूं। ये क्या है आपका? ये है फल और ये है आपका तना। ठीक है, ये कुछ शाखाएं भी निकली हुई होती है, ये होती शाखाएं। और कुछ यहाँ से शाखा हो गई, यहाँ से कुछ और संरचना निकली हुई रहती है जिसे कहा जाता है कलिका। ठीक है, और ये हो गई भैया आपकी जड़। तो ये क्या है? ये आपकी जड़ है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इस तना के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? तना है मेरे भाई। अब देखो, ये पौधा आपने देखा, इसमें मैंने आपको सभी भागों को दर्शाने की कोशिश की है जो जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं उन सभी के बारे में। चलिए
अब तना के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, नहीं तो कहीं ना कहीं भैया पीछे रह जाओगे, नहीं तो भैया कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। देखिए भैया, तना, जो छोटा पौधा देखा आपने, छोटा पौधा, छोटा पौधा, घास फूस हमारे आसपास पाए जाते हैं, छोटा पौधा देखना, तो छोटे पौधे का जो तना होता है ना वो हरे रंग का होता है, तो उस तने को कहा जाता है सेसव तना। सेसव तना, जो नया तना है, उस तने का जो रंग होता है ना वो हरे रंग होता है, उस तने का जो रंग होता है मेरे भाई वो हरा रंग होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेसव तना का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो मेरे भाई वो हरा रंग होता है। इतनी बात क्लियर है। जो नया तना, कहने का मतलब जो यंग स्टेम होता है ना, नया तना जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही विकसित हुआ है, ऐसे तने को कहा जाता है सेसव तना और उसका रंग होता है हरा। पहली बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो परिपक्व तना होता है, जो परिपक्व तना होता है उसका रंग कैसा होता है, तो वो भूरे रंग का होता है, वो भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो काष्ठीय होता है। काष्ठीय का मतलब होता है जिसमें लकड़ी ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हो कि वो काष्ठीय और भूरे रंग का होता है। जो परिपक्व तना होता है ना, यानी कि जो पुराना तना होता है, जो मैच्योर स्टेम होता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है। कल हमने जड़ों के बारे में पढ़ा, तो जड़ के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, वैसे ही स्टेम के बारे में आज मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं भैया मैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, इसे कहा जाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक। ये 2 पॉइंट है। अब देखो, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब क्या होता है, प्रकाश की दिशा में जो गति करता है ना उसे कहा जाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। जैसे कि ये पौधा है, यहाँ पर सूर्य है, तो प्रकाश किधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो स्टेम है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है। भाई स्टेम जो है वो ऊपर की ओर गति करता है, आपका जो तना है वो ऊपर की ओर गति करता है, तो तना क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा भैया धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। लेकिन जड़ में मैंने आपको लिखाया था जड़ जो है वो नीचे की ओर गति करती है, तो जड़ नीचे की ओर गति करती है, तो उसका मतलब क्या है कि जड़ क्या है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा है, भाई सेव है, नीचे पटका तो नीचे की तरफ है, तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है कि नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं तना जो होता है वो ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है आपका तना, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगा। लेकिन जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर गति कर रही है, तो जड़ जो होती है भैया वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम, तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक हो जाएगा। बोलो, यहां तक बात किसको समझ में नहीं आई, यहां तक की बात किसको समझ में नहीं आई। मैं जो आपसे कह रहा हूं उस बातों को ध्यान से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और उस कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो मैं तो क्या उठा करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता, आपसे पूछता भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, नीचे एग्जाम का नाम लिख देता, डेट लिख देता, आप बताते कि भैया ये आंसर है, ठीक है भैया ये आंसर है, तो चलते हैं आगे। ऐसे भी कर सकता था मैं, लेकिन हमें उन चीजों को सीखना है, हमें उन चीजों को समझना है, तभी तो हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे एग्जाम में, नहीं तो कैसे दे पाएंगे। अब देखो भैया, जो तना होता है ना आपका तना, ये तना भैया फल को, फूल को, पत्तियों को, इसके अलावा कलिका को, और इसके अलावा शाखा को क्या प्रदान करता है, बताइए।
इस पर ग्रहण होते हैं तना पर, ये सभी भैया यानी कि स्थित होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो तना होता है वो फल को, फूल को, पत्तियों को, कलिकाओं को, शाखा को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है भाई, वास्तविकता में करता है। हमने देखा कि तने पर ही आपकी पत्तियां है, तने पर ही फल है, तने पर ही कलिका है, तने पर ही शाखा है और तने पर ही फूल है और पत्ती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यहाँ पर डायग्राम में जो चीजें मैंने लिखी है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। तना जो होता है ना वो भैया जल और भोजन का स्थानांतरण करता है। क्या सही है? क्या जो तना होता है वो जल और भोजन का स्थानांतरण करता है? क्या करता है मेरे भाई? जड़ जमीन से क्या लेती है? जल। पत्तियों में भोजन बनता है कि नहीं है? अब भैया यहाँ पर स्थानांतरण होता है जल का और भोजन का। भाई भोजन तो नीचे जड़ को भी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता तो पत्तियों को भी है, तो किसकी सहायता से जाएगा? जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक का नाम सुना है आपने? तो वो यहीं से होकर के गुजरते हैं भैया, तना से होकर के ही, है कि नहीं है? तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई जो तना होता है वो जल और भोजन के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। बात क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, जो तना होता है ना, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये भोजन को संग्रहण करने का काम भी करता है। बताओ क्या वास्तविकता में सही है क्या कि तना जो होता है वो भोजन को संग्रहण करने का काम करता है? ये भोजन संग्रहण करने में सक्षम होता है? बिल्कुल। आलू का नाम सुना आपने? आलू क्या है? आलू एक प्रकार का तना है मेरे भाई, और आलू में स्टार्च होता है। भाई भोजन संग्रहण होता है कि नहीं है? तो यहां से आपको यह पता लगा कि जो तना होता है वो भोजन को संग्रहण करने में भी सहायक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो तना होता है ना वो सुरक्षा भी प्रदान करता है भैया। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपने उसका पौधा देखा है, उसका नींबू का, जिसमें कांटे होते हैं, है कि नहीं? झाड़ का पौधा देखा है, झाड़ का, जिस पर बेर आते हैं, तो बेर में भी क्या आते हैं? कांटे होते हैं। तो सुरक्षा तो प्रदान कर रहा है मेरे भाई। इसके अलावा ये चीजें आपको सारी की सारी पहली बात तो क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आसान चीज है भैया। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इतनी बात क्लियर है। अब मैं कुछ चीजों के बारे में और आपको बताने वाला हूं। पहले बताओ यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं? जो नया तना होता है उसे सेसव तना कहा जाता है, जिसका रंग हरा होता है। जो परिपक्व तना होता है वो भूरे रंग का होता है और काष्ठीय होता है, यानी कि जिससे लकड़ी प्राप्त भी हो सकती है। धनात्मक ये प्रकाशानुवर्ती होता है, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है, और ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है। तना जो होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा तना जो होता है फूल, फल, पत्ती, कलिका, शाखा, इनको ग्रहण करने का काम करता है। इसके अलावा तना जो होता है वो जल और भोजन का स्थानांतरण में भी सहायक होता है। तना जो होता है वो भोजन का संग्रहण में भी सहायता करता है। तो इसमें तो आपको स्पष्ट रूप से पता लग गया होगा कि भैया तना कौन सा है, ये वाला तना ही है। ठीक है, आगे चले। ओके भैया, मिटा दो। ठीक है, अब देखो भैया, तना जो होता है ना, तना वो कायिक प्रवर्धन करता है भैया। कायिक प्रवर्धन के बारे में आप जानते हो? तना क्या करता है भैया? कायिक प्रवर्धन। देखो कायिक प्रवर्धन, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी कायिक प्रवर्धन क्या है? तो कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। भाई अलैंगिक जनन का भाग है, जिससे क्या होता है? नए पादप का निर्माण होता है। तो क्या तना से भी नए पादप का निर्माण हो सकता है क्या? भाई नए पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या वास्तविकता में नए पादप का निर्माण हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है भैया तना से। देखो किस तरीके से नए पादप का निर्माण होता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक शब्द है कर्तोत्की, इस कर्तोत्की के बारे में बताने वाला हूं। इसे कहा जाता है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? यह पादप का वह भाग होता है, यह पादप का
वह भाग है, यह पादप का वह भाग है, यह पादप का वह भाग है जिससे नए पादप का निर्माण होता है, जिससे नए पादप का क्या होता है, जिससे नए पादप का मेरे भाई निर्माण होता है। ऐसे भाग को कहा जाता है कर्तोत्की। ऐसे भाग को क्या कहा जाता है, ऐसे भाग को कर्तोत्की कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है। तो अगर आपसे एक्सप्लांट के बारे में पूछा जाए कि एक्सप्लांट क्या है, कर्तोत्की क्या है, हिंदी में कर्तोत्की कहा जाता है, तो वो क्या है, तो यह पादप का वह भाग होता है जिससे नए पादप का निर्माण होता है। आलू देखा आपने, आलू, ये आलू, इस आलू में बहुत सारी ऐसे आंख होती है भैया, होती है नहीं होती, ये क्या है, ये आंख है। तो इस भाग को कहा जाता है प्रत्योत्की, एक्सप्लांट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप आलू के इस भाग को काट करके, ये आलू की आंख होती है, ठीक है, इस भाग को काटकर अगर जमीन में लगा देते हो तो ये से नए आलू का निर्माण हो जाता है, यानी कि नए पौधे का निर्माण हो जाता है। लेकिन जिस भाग में यह आंख नहीं है, अगर इस भाग को अगर आप काट करके लगाओगे तो इससे नए पादप का निर्माण नहीं होगा भैया, क्योंकि इसमें ये प्रत्योत्की वाला भाग नहीं है। तो कायिक जनन भी होता है, इतना आपको याद रखना है, कायिक प्रवर्धन भी होता है भैया, इतना आपको याद रखना है, तना जो होता है इससे नए पादप का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या भैया, आते तो है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यकीन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं है, क्योंकि अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मॉडिफिकेशन का नाम सुना है, रूपांतरण का नाम सुना है आपने। जैसे कि हम बाइक लेकर के आते हैं, तो जब बाइक लेकर के आते हैं ना मेरे भाई, तो उसमें जो हॉर्न लगा होता है ना, वो लगा होता है पी 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 ऐसे वाला, है कि नहीं है। लेकिन जब हम मॉडिफाई करवा लेते हैं तो पोंपो वाला, मॉडिफिकेशन करवाते हैं ना, तो पोंपो वाला हॉर्न लगा देते हैं, पो पो पो, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया, वो उसका रूपांतरण हो गया। वैसे ही ये जो पादप होते हैं ना, वो भी रूपांतरण करते हैं। आपने देखा जड़ में भी कुछ रूपांतरण होते हैं, है कि नहीं है। खैर, जड़ से जितने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके रेलवे वगैरह में, लेकिन नीट वगैरह में यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ मेरे भाई, तो ध्यान से समझना मेरी बातें, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो तना का भी हम रूपांतरण करके देखते हैं, लेकिन तना का जो रूपांतरण होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है भूमिगत रूपांतरण, एक होता है वायवीय रूपांतरण, एक होता है अर्धवायवीय रूपांतरण। तो ये वायवीय रूपांतरण और अर्धवायवीय जो रूपांतरण होता है, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते मेरे भाई। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं भैया स्टेम से, तना से। मैंने आपके पेपर बहुत अच्छे से देखे हैं मेरे भाई, मैंने आपके पेपर बहुत अच्छे से देखे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, वो भूमिगत तने के रूपांतरण से पूछा गया है। तो आज मैं आपको भूमिगत तने के रूपांतरणों के बारे में बताने वाला हूं, और इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो, प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट होता है तना। ज्यादातर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुष्प वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, पुष्प वाले भाग से पूछे जाते हैं, जो 3 क्लासों में पूर्ण हुआ था, 3 नहीं शायद 4 क्लासों में पूर्ण हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आ चुका। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में जाकर के भैया उन क्लासों को देख लेना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो तना से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं बस आपको उतना याद रखना है। गारंटी है आपका सिंगल क्वेश्चन में नहीं छूटेगा अगर यहां से क्वेश्चन आया तो। चलो भैया, अब मैं मिटा देता हूं, इन सबको मिटा दूं। ओके, अब देखो भैया, आगे चलते हैं। उदाहरण आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई, उदाहरण आपको याद रखने हैं। लेक्चर नंबर 5 है क्या? हाँ, लेक्चर नंबर 5 है या फिर 6 है, देख लेना, मैं आपको लिख दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। वैसे मेरे हिसाब से 5 है, तो भैया 3 क्लास तो हुई थी पुष्प वाले भाग की प्लांट मॉर्फोलॉजी में, यानी कि फ्लावर की, और 1 क्लास हुई थी आपके रूट वाले पार्ट की, और 1 क्लास में आपका ये स्टेम वाला पार्ट हो जाएगा। देखो भैया,
मैंने कहा कि जो तना के रूपांतरण होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं, वायवीय रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण और भूमिगत रूपांतरण। तो वायवीय रूपांतरण और अर्धवायवीय रूपांतरण आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है भूमिगत रूपांतरण। कौन सा पढ़ना है? भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण में जो पहला है मेरे भाई वो है कंद, जिसे कहा जाता है ट्यूबर। और इसका डायरेक्ट उदाहरण आपको याद रखना है मेरे भाई, कंद का इसका उदाहरण याद रखना है आपको, आलू। ठीक है। दूसरा होता है घनकंद। घनकंद कोर्म। ये याद रखना, ये प्रकार का जो भूमिगत तना होता है ना, ये ऊर्ध्वाधर गति करता है, ये ऊर्ध्वाधर गति करता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है घनकंद में आपको। और इसके उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण है मेरे भाई जमीकंद और अरबी। आप अरबी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरबी ऐसे ही लिखते हैं ना, बोलो अरबी ऐसे लिखते ना। और जमीकंद भी लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, तो घनकंद है कि नहीं है, और कंद तो हमने पढ़ लिया भैया। तीसरा देखिए, तीसरा होता है परकंद। बी लिख देता हूं यहाँ पे, अभी रुक जाओ एक मिनट, सबको समझा भी दूंगा। सी होता है ना, वो होता है परकंद, इसे कहा जाता है राइजोम। और इसका उदाहरण क्या है? पहली बात तो ये जो गति करता है ना, ये तना गति करता है मेरे भाई, क्षैतिज गति करता है, क्षैतिज गति करता है। और इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है मेरे भाई अदरक और हल्दी। डी नंबर का होता है सलकंद। इस सलकंद को कहा जाता है बल्ब। और इसमें क्या होता है? इसके उदाहरण है भैया प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन। बस ये चीजें आपको याद रखनी है जो बोर्ड पे मैंने लिखी है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से यहीं सोल्व हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, एक एक के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ भाई। एक एक के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, स्लाइड चेंज कर दूँ? ओके भैया, देखिए मेरे भाई ध्यान से समझना, बातों को ध्यान से समझना। बातों को ध्यान से समझोगे तो ही ये चीजें याद रहेगी। यह भूमिगत रूपांतरणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तना का जो भूमिगत रूपांतरण होता है उसके 4 भाग होते हैं। कंद होता है, एक घनकंद होता है, एक प्रकंद होता है और एक सलकंद होता है। सबसे पहले सलकंद के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश में बल्ब बोला जाता है। इस प्रकार का जो तना होता है ना, इसमें जो पत्तियां होती है ना, वो पत्तियां एक दूसरे के ऊपर होती है। इसमें पत्तियां एक दूसरे के ऊपर होती है कुछ इस तरीके से। इस प्रकार के तने में ये भूमिगत होता है, याद रखना। और इस प्रकार के तने में क्या होता है? पत्तियां जो होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा पत्तियां किसके ऊपर होती है एक दूसरे में? तो प्याज के और लहसुन के ऊपर होती है। बात समझ में आ गई? उदाहरण है सलकंद का। ये एक प्रकार का भूमिगत तना है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है? तक बिल्कुल नहीं चाहिए। परकंद के बारे में जानते हैं, राइजोम के बारे में जानते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, जो राइजोम होता है ना, जो परकंद होता है, वो क्षैतिज गति करता है। अब ये तो आपको पता है ये भूमिगत होता है, तो ये जो गति करता है ना, ये किस तरीके से गति करता है? ये क्षैतिज गति करता है। इस तरीके से गति करता है, इस तरीके से गति करता है। आपने देखा होगा अदरक और जो हल्दी होती है वो भी तो इसी तरीके से गति करती है, क्षैतिज गति करती है इस तरीके से। ऊर्ध्वाधर सीधी गति होती है, क्षैतिज तिरछी गति होती है, तो ये तिरछी गति करती है। तो इसमें आपको याद रखना अदरक और हल्दी सेम संरचना होती है दोनों की, आपको अच्छे से पता है। ये प्रकंद का उदाहरण है, ये राइजोम का उदाहरण है। इतनी बात क्लियर है? 2 क्लियर हो गए। घनकंद के बारे में बात करते हैं। घनकंद में क्या होता है? ये ऊर्ध्वाधर गति करती है, यानी कि इस तरीके से गति करती है, सीधी, इस तरीके से सीधी गति करती है मेरे भाई। ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी गति करती है। और सीधी गति में, जैसे कि मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, अरबी की सब्जी खाई है आपने? इस तरीके से सीधी गति करती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसका उदाहरण है अरबी और जमीकंद। और आलू के बारे में आप सभी जानते हो, ये कंद का उदाहरण है, ट्यूबर का उदाहरण है, ट्यूब, इस तरीके से
ये आलू है, ये किसका उदाहरण है? आलू का। ठीक है, तो ये भूमिगत रूपांतरण आपको याद हो गए। पहला है कंद जिसका उदाहरण है आलू, दूसरा होता है घनकंद ऊर्ध्वाधर गति करता है अरबी और जमीकंद, तीसरा होता है परकंद राइजोम क्षैतिज गति करता है, इस प्रकार का तना भूमिगत होता है अदरक और हल्दी। एक है सलकंद बल्ब, इसका उदाहरण है भैया प्याज और लहसुन, इसमें पत्ती एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। बोलो किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको कुछ समझ में आया है नहीं है, देखो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वैसे समझने वाली कोई चीज है नहीं है, समझ जाने वाली कोई चीज याद है नहीं है, इन सभी चीजों को याद करने की आवश्यकता है कि नहीं है? अब भैया अगर मैं आपको वायवीय और अर्धवायवीय बता दूं तो फिर तो आप कहोगे कि हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। भैया एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ज्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना वो तने के भूमिगत रूपांतरण से ही पूछे गए, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आपका में एक डाउट रहता है कि भैया जो आपने पढ़ाया है क्या उसमें से वास्तविकता में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, हमें तो वो बताइए भाई, हमें तो वो चीज बताइए कि वास्तविकता में हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो किस तरीके के आते हैं, तो एक बार उनके बारे में भी और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तना का पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डालता हूं, चले आगे। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखो जो मैंने पढ़ाया है वो चीजें आपको याद हो गई, ठीक है भैया। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 24/4/2016। कब पूछा गया है? 24/4/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, 24/4/2016 को ही पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइबोसोम है। एक राइजोम है, राइबोसोम नहीं राइजोम है। राइजोम याद है आपको? परकंद, मैंने आपको क्या बताया था राइजोम के बारे में? परकंद भूमिगत तना का उदाहरण है ये परकंद। कंद, घनकंद, परकंद और सलकंद। तो परकंद को क्या कहा था? राइजोम कहा था। जो है खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक क्या है मेरे भाई? एक राइजोम है। जो है ये भूमिगत तना है या भूमिगत जड़ है या भूमि के ऊपर तना है या भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। हम क्या सोचते हैं, जमी के अंदर है भाई तो जड़ होगी, जमी के अंदर है तो जड़ होगी, या तो हम भूमिगत जड़ आंसर करके आ जाएंगे या फिर भूमि के ऊपर की ओर जड़ तो नहीं करेंगे खैर, लेकिन ये भूमिगत जड़ आंसर कर देंगे, ये कन्फर्म है कि नहीं है? लेकिन आप पढ़ करके जाते हो तो हमने देखा भैया कि ये तने का रूपांतरण है, ये तने का रूपांतरण है जो भूमि के अंदर है भैया, जिसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता के आया हूं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत तना। एक परकंद है, राइजोम है, अदरक, और इसका दूसरा है भैया अदरक और हल्दी, ये इसके उदाहरण है। तो मैंने आपसे फिर कहा है ये उदाहरण याद कर लेना मेरे भाई, उदाहरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो यार। आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो, कर दीजिए। अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास भी अगर आपकी इच्छा है तो शेयर कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़िए भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, चले। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं मेरे भाई? बताइए, आलू का कौन सा भाग खाते हो? आप जड़ खाते हो, तना खाते हो, बीज खाते हो या फिर फूल खाते हो? आरआरबी जेईई में पूछा गया 14/12/2014 को। जब हम पढ़ करके नहीं जाते तो हमें लगता है कि आलू तो जड़ है, और फिर दोबारा से वही गलती कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत कैसे हो गया भैया? ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन गलत। अगर आपको स्टेम से संबंधित और भी क्वेश्चन मिलते हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो आप भैया हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें सेंड कर सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना अगर आपको स्टेम से संबंधित और भी क्वेश्चन दिखाई दे तो। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित अगर कोई नया क्वेश्चन आपको दिखाई देता है जो मैं नहीं करवाता हूं तो वो क्वेश्चन भैया आप भैया इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, ताकि उन क्वेश्चनों को मैं जब अगली बार आपको कोई चीज पढ़ाऊं किसी चैप्टर के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो वहां पर ऐड करके आपको बता सकूं उसके बारे में अच्छे से डिटेल से। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014 को, है कि नहीं? अब लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए ना भैया वो थोड़े से ऊपर की तरफ से पूछे गए क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है।
पादप वहन तंत्र यानी कि प्लांट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 केवल जल का, ऑप्शन नंबर बी है केवल कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा भंडार एवं अपरिष्कृत पदार्थों का, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट और खनिज का। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 9/9/2022 को। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर तो बाद में दे लेना। पहले मुझे यह बताओ कि इनमें से जड़ कौन सी है, जड़ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक उदाहरण हो गया आपका प्याज, एक हो गया अदरक, एक हो गया हल्दी और एक हो गया गाजर। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, या तो जड़ पूछ लेगा आपसे या फिर भैया आपसे तना पूछ लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का भी आपको पता होना जरूरी है, और स्टूडेंट की छोटी सी गलती से आपका 1 नंबर चला जाता है। बात को समझते हो ना? बोलो इस प्रकार के क्या क्वेश्चन आपने देखे या नहीं देखे? पहले भी जरूर देखे होंगे मेरे भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपने पहले भी जरूर देखे होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा एक जड़ है या कौन सा एक तना है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है, एग्जामिनर कैसे भी सेट कर सकता है, लेकिन ये चीजें आपने जरूर देखी होगी जड़ और तना वाले भाग के बारे में। तो आप सभी को पता है प्याज, अदरक और हल्दी ये क्या है? ये तना है, भूमिगत तना का रूपांतरित भाग है। और जो गाजर है, गाजर के अलावा मैं आपको मूली बता देता हूँ, मूली भी जड़ है। उसके अलावा चुकंदर, चुकंदर भी एक जड़ होती है। उसके अलावा सलजम, ये सब क्या है? ये सब जड़ है। ये चारों जड़ है मेरे भाई, और वो तीनों तना है। तो लिख लेना, कभी कभी आपके एग्जाम में टपक जाता है तो ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी पढ़ ले लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब देखो 2 प्रकार के उत्तकों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, एक जाइलम उत्तक और एक फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक क्या करता है? ये जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन होता है उस भोजन का ये परिवहन करता है। जल आपको जड़ों से प्राप्त होता है और भोजन जो प्राप्त होता है वो आपको पत्तियों से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों में ही तो बनता है मेरे भाई भोजन। ठीक है, तो अब देखो, अब ये पत्तियों में भोजन बना है तो भैया पूरे पादप को जरूरत होती है भोजन की, तो वो पत्तियों से लेकर के जड़ तक आता है। किसकी सहायता से? फ्लोएम उत्तक की सहायता से। जड़ जो है, जड़ों से आपको जल प्राप्त होता है। अब जल को सिर्फ नीचे ही आवश्यकता थोड़ी ना है, जड़ को पूरे प्लांट को आवश्यकता होती है, तो वो जाता है जाइलम उत्तक की सहायता से, है कि नहीं है? तो ये 2 प्रकार के उत्तक होते हैं जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। ये जल का परिवहन में सहायक होता है और ये फ्लोएम उत्तक भोजन के परिवहन में सहायक होता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप वहन तंत्र यानी कि प्लांट ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है उसके द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? केवल जल का नहीं किया जाता भैया, जल के साथ में भोजन का भी किया जाता है। केवल कार्बोहाइड्रेट का नहीं किया जाता मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट और खनिज का भी नहीं किया जाता। यहाँ पर जो ऑप्शन है कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन आपको ऑप्शन काट करके भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 9/9/2022 को। बोलो बात क्लियर है? इतना पढ़ लो भैया, आपका काम हो जाएगा। एक चीज और बता देता हूं मैं, आपने देखो गोंद खाया है? गोंद, अब इंग्लिश में तो पता नहीं क्या बोलते हैं भैया गोंद को, लेकिन जो गोंद होता है ना एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इतना मैं आपको बता दूं। जो आपने देखा होगा जो बबूल होती है ना, बबूल, उस बबूल के स्टेम पर मिलता है, वो स्टेम पर मिलता है। एक्चुअली में वो होता क्या है? तो जो उपापचय क्रियाएं होती है ना पादपों में, उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो यहां से भी एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। गोंद बोला जाता है, वैसे तो बम्बूल में दिखता है, नीम में भी दिखता है, नीम का जो पौधा है उसमें भी देखा होगा आपने, आम में भी शायद देखा होगा, आम में भी मिलता है। वो उपापचय क्रियाओं का अपशिष्ट होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, इतना आपको याद रखना। मैंने तो भैया बचपन में बहुत खाया है बबूल का, जो बबूल का गोंद होता है ना वो, और हेल्दी भी होता है। एक जंगली बबूल होती है, उसका गोंद जो होता है ना, उसको पानी में भिगोने पर वो फूल के मोटा हो जाता है और वो शरीर के लिए भी सही होता है। और भैया मैंने तो खाया है, आपने पता नहीं खाया है नहीं खाया, ऐसा नहीं है
कि सभी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो खराब होते हैं। पेड़ पौधों का जो ये अपशिष्ट पदार्थ है, गोंद है, ये अच्छा, बहुत सारों का तो कड़ा कड़ा सा लगता है, कड़वा कड़वा सा लगता है, लेकिन वो अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर भैया आपका तना स्टेम वाला पार्ट समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा आज की क्लास में और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। शुरुआत में लगा होगा कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब हमने क्वेश्चन हल किए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, तब हमें लगा कि भैया इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ईजी है, हम और तरीके से कर सकते हैं। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर हम आपको वायवीय जो तना होता है, यानी कि तने का जो रूपांतरित भाग होता है, वायवीय रूपांतरण, वो भी पढ़ाएंगे, उसके पार्ट भी पढ़ाएंगे, उसके उदाहरण भी आपको बताएंगे। अर्धवायवीय तने के उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। भूमिगत तने के उदाहरण तो मैंने आपको बता दी, और भी आपको डिटेल में फुल समझाने की कोशिश करेंगे। मैं जो चीजें आपको लेकर आता हूँ भैया एनसीईआरटी से लेकर आता हूँ, इतना आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और 2-3 चीजें हैं यार, थोड़ा सा जो कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालते हैं मेरे भाई, मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप सभी को पता होगा। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक रहते हैं। हर 2 घंटे में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। रोज के मैं 10 क्वेश्चन डालता हूँ और चैप्टर वाइज डालता हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डालने स्टार्ट कर दो। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो होता है ना, मैं सोच समझ के अच्छे से ध्यान से तब डालता हूँ, है कि नहीं है। एक दिन पहले डाल लेता हूँ ताकि क्वेश्चनों में कोई गलती ना हो। मेरे भाई आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे में कमी बताने से पहले 2 बार सोचा करो। आप कमेंट कर देते हो यार, उठा करके बोलो, कुछ भी कर देते हो भैया, आपके ऑप्शन गलत है, ये गलत है, वो गलत है। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं यार, कुछ न कुछ अनुभव तो होगा मेरे में भी, है कि नहीं है। कुछ न कुछ चीज़ों के बारे में तो मुझे भी पता होगा। ऐसा नहीं होता है। एक भैया तो कह रहे थे कि भैया आपके ऑप्शन ही गलत है। एक बार मैंने, हाँ, जब मैंने कोशिका वाले चैप्टर, नहीं, हाँ शायद कोशिका वाले चैप्टर में क्वेश्चन करवाए थे कि भोजन का संग्रहण, भोजन का स्थानांतरण और भोजन को, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करवाया था ना। हाँ, एक क्वेश्चन तो था भैया कि भैया पेड़ पौधों में जो भोजन होता है, उस भोजन को संग्रहण किस रूप में करते हैं, है कि नहीं है। और एक रूपांतरण था, और एक पेड़ पौधों में जो भोजन होता है वो किस रूप में होता है। कुछ इस तरीके से 3 क्वेश्चन थे। तो तीनों में आप कह रहे थे कि भैया तीनों के ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन सेम है, ये तो गलत है भैया। ऐसा नहीं है भैया, तीनों चीज अलग अलग थी, तीनों चीजें अलग अलग थी। वो चीजें अभी दिमाग में से थोड़ी सी निकली हुई है, हाँ, लेकिन ये जरूरी है। हाँ, निकली तो कुछ भी नहीं है, बस ये 3 चीजों के बारे में पूछा गया था। भैया जो पेड़ पौधों में भोजन होता है वो किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है, स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, और संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। 3 चीजें पूछी गई थी, तीनों के ऑप्शन सेम थे। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करो। वापिस मुझे ये कह रहे थे आप कि भैया आपके क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है भैया। एक एसटीडी के बारे में, तो उसे एसिडिटी पढ़ रहा था भैया, अब मेरे से बोल रहा था कि भैया आपके जो ऑप्शन है वो गलत है सारे के सारे। अरे भैया वो एसिडिटी नहीं है मेरे भाई, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यौन संचारित रोग है मेरे भाई। वहां से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मैंने क्वेश्चन पूछा था। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, वहां पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। एक जगह पर आपको इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पीडीएफ पर उपलब्ध कराता हूँ, रोज के 10 क्वेश्चन डालता हूँ। जो टेलीग्राम पे बच्चे हैं उनको पता है कि कितने अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता हमारा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ में और करवाते हैं। ऐसे नहीं है कि भैया 4 क्वेश्चन उठा करके दे दिए, बताइए इनमें से कौन सा भाग है या कौन सा आंसर है। ऐसे नहीं है भैया, पहले हम चीजें सिखाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन डालते हैं। और क्वेश्चन के नीचे भी एग्जाम का नाम लिखा जाता है। मैंने जितने भी इस जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना मेरे भाई, उन सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई। शुरुआत में तो मैं शिफ्ट भी लिखता था, लेकिन शिफ्ट मतलब क्या है फिर आपको सभी चीज बताने का। शिफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं डेट भी इसलिए लिखता हूँ, एग्जाम का नाम इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे कि भी ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है। और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में हम सिखाते हैं। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। उसकी शुरुआत मैंने 1 फरवरी से की थी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे भाई, चैप्टर वाइज। जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। बोटनी में भी मैंने सेल वाला चैप्टर करवा दिया है। और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप सूक्ष्म, कहने का मतलब वुमन डिसीज, मानव रोग वाले चैप्टर के बारे में पढ़ते हो, तो वो चैप्टर मैंने करवा दिया है। बोटनी के प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर चालू है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा हुआ है, तो वो करवा देंगे, नहीं तो बाकी की जूलॉजी आपकी कंप्लीट है मेरे भाई। तो यार उन क्लासों को ले लो आपके सारे के। जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ ना मेरे भाई, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो, लगभग 90% क्वेश्चन तो जो मैंने करवा दिए ना आपको, वही क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। अब अलग से तो कहाँ से डालो यार, जो क्वेश्चन है वही तो डालूंगा ना। सिलेबस वर्षों से वही पढ़ा हुआ है आपका।
थोड़ा सा फर्क होता है, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी 2-4 लाइनें वो बढ़ा देते हैं, आपके क्वेश्चन डाल देते हैं, वो आप सोचते हो कि भैया नया क्वेश्चन आया। नया क्वेश्चन कुछ नहीं है भैया, सब वही पुरानी चीज़ें हैं। तो जुड़े रहिए, बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, बस विश्वास रखिए, सारी चीज़ें हम आपको करवा देंगे। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो यार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब ये तो फर्ज बनता है हमारा, कहना भाई इतनी चीज़ें आपको सिखाई है, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो लेते हैं आपसे विदा, कल मिलते हैं भैया। कल हम हो सकता है आपत्ति वाला भाग के क्वेश्चन करवा दे आपको। बचा क्या है, एक तो क्या क्या बचा हुआ है, हमने क्या क्या कर लिया, पुष्प कर लिए, हाँ फल बचा हुआ है और पत्ती बची हुई है आपकी। पुष्प कर लिया हमने, जड़ कर ली और तना कर लिया। ठीक है भाई, 2-4 क्लासें और होएगी, पत्ते में कुछ 2 या 3 क्लासें हो सकती है पत्ते वाले भाग में। मैं कह रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान, बाय बाय।